फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि अभी बेसिकली मैं काफ़ी टाइम से लगभग 3-4 दिनों से मैं आप लोगों के सामने मेरे कोई भी वीडियोस नहीं लेके आ पा रहा। बेसिकली फ्रेंड्स, अभी हम लोगों का बैंक ऑडिट चल रहा है, दैट्स वाई थोड़ा शेड्यूल थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गया है। तो दैट्स वाई मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियोस नहीं ला पाया। इनफैक्ट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली भी मैसेज किया था, एंड रिसेंटली जब मैं लाइव आया था तो काफ़ी बच्चों ने मुझे डिस्कस किया था अबाउट सर कि हमें एक स्टडी प्लान किस तरह प्रोवाइड करें, किस तरह हम लोग स्टडी करें, इस बारे में थोड़ा गाइड करने के लिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं इस पॉइंट के ऊपर डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं ब्रीफ में एक बार वापस से आप सभी लोगों के साथ, जो लोग मुझे जानते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं जानते हैं मैं उन्हें ब्रीफ में अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष लाटा। बाय प्रोफेशन मैं हूं सीए एंड सीएमए, एंड आई ऑल्सो स्कोर्ड ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 इन सीएमए फाइनल। दोस्तों, आज सबसे पहले हम लोग इसके डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस प्लस हमारे एग्जाम्स को लेकर के टिप्स प्लस अपडेट्स एंड ऑल्सो रिवीजन वीडियोस ऑन कोस्टिंग एंड एफएम मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। टिल देन आप लोग मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब पॉइंट है आज का जो हमारा डिस्कशन है, उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं मेरा वो प्लान जो कि मैंने खुद ने फॉलो किया है, एंड उसके कारण से आई स्कोर्ड ऑल ओवर इंडिया रैंक। और इनफैक्ट बहुत से लोग भी फॉलो करते हैं जो कि सारे चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप अच्छे मार्क्स से क्लियर करते हैं या ऑल ओवर इंडिया रैंक लेके आते हैं, वो लोग भी इसी तरह का प्लान फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अभी जैसे कि आप लोगों का अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं अगर लॉकडाउन के सिचुएशन को देखते हुए, पहली बात तो जो मेरा वीडियो है वो एक्सक्लूसिवली सीए, सीएस और सीए में तीनों स्टूडेंट्स तक के लिए एज वेल एज एप्लीकेबल है। तो आप तीनों लोग मेरे से कनेक्ट रह सकते हैं। अब पॉइंट है सबसे पहला क्या कि सर, पहला पॉइंट मैंने कुछ एक पॉइंट्स आप लोगों के लिए डिस्कस करने के लिए मैंने कर रखे हैं कॉपी, तो उन सभी पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। एंड तक जरूर कनेक्टेड रहिएगा क्योंकि एंड में मैं आपको हाउ टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन इसके ऊपर भी डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले तो दोस्तों, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इनफैक्ट मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी काफी स्टूडेंट्स हैं जो कि इस टाइम पर इस पॉइंट को लेकर डिस्कस करते रहते हैं कि सर एग्जाम पोस्टपोन होंगे नहीं होंगे, क्या है। अरे भाई दोस्तों, क्या चाहते हो आप लोग, मतलब कितना एग्जाम पोस्टपोन कराना चाहते हो, क्या होंगे क्या नहीं होंगे उस सिचुएशन के ऊपर मैं ऑलरेडी काफी वीडियोस डाल चुका हूं। अब मैं उसके ऊपर कोई डिस्कस नहीं करूंगा अनटिल अनलेस जब तक मेरे पास कोई ऑफिशियल अपडेट्स होगी। तो आप लोग प्लीज इस पॉइंट के ऊपर अपना टाइम वेस्ट ना करें कि आप लोगों के एग्जाम्स कब क्या होंगे क्या नहीं होंगे, क्योंकि आप लोगों को बहुत 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 टाइम मिल चुका है पोस्टपोन के कारण से। अब प्लीज इस टाइम को यूटिलाइज करें, और किस तरह यूटिलाइज करना है वो मैं अब आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज, क्योंकि देखो बेसिकली क्या है ना कि सब लोगों ने बोला था कि आप सर एक स्टडी प्लान हमें शेयर कर दो, क्योंकि देखो अगर मैं स्टडी प्लान, क्योंकि अब क्या है आप लोग हैं अभी मिड में, अगर आप लोग अभी यही आप लोगों के एग्जाम्स के अंदर काफी टाइम रहता तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को हेल्प करता। लेकिन अभी जैसे अभी आप लोग क्या है, कुछ एक लोग हैं जो कि फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ एक लोग हैं जो अबाउट टू कंप्लीट पर हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अभी इस तरह का किसी भी पर्टिकुलर एक स्टडी प्लान मेरे लिए प्रोवाइड करा पाना थोड़ा टफ है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि किस तरह बेस्ट स्टडी प्लान आप लोगों को बनाना है और किस तरह आप लोगों को फॉलो करना है। तो देखो, सबसे पहली चीज आप लोगों को जो करनी है वो क्या करेंगे आप, सबसे पहला आपको आपका लगभग 2 से 3 घंटा देना है एक स्टडी प्लान पर जो मैं आपको बताने वाला हूं। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को स्टडी प्लान बनाना है जैसी भी सिचुएशन पे आप खड़े हैं उस हिसाब से। कैसे कि सबसे पहले आप लोगों को टारगेट डिसाइड करने होंगे कि आप लोगों के टारगेट्स नेक्स्ट 1 मंथ के लिए क्या हैं। कि दैट मीन्स कि सर हमारे एग्जाम्स में आज 2 महीने बाकी हैं, हमारे एग्जाम में आज 3 महीने बाकी हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि अभी आपको किस तरह से 1 मंथ में आपको क्या अचीव करना है। फिर उस 1 मंथ के टारगेट को आपको ब्रेक करना है 4 वीक्स में, मतलब एक महीने में 4 वीक होते हैं तो उनको 4 वीक में आप लोगों को डिवाइड करना है। फिर जो वीकली टारगेट होगा उसको डिवाइड करना है 6 डेज में, 7 डेज नहीं 6 डेज में। 6 डेज में उसको डिवाइड करना है कि आपको इसको 6 डेज में किस तरह से कंप्लीट करना है। लाइकवाइज कैसे, जो लोग आप लोग सपोज से किसी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को 3 घंटे देने वाले हैं, तो सर हमने टारगेट लिया कि हम कोई चैप्टर है, सपोज से अमालगमेशन करके कोई चैप्टर है, और उसको हम लोगों को सर 2 दिन में कंप्लीट करना है। और हमारे साथ जो भी हमको स्टडी मटेरियल या जो भी हम लोगों को फॉलो करना है उसके अंदर टोटल हमारे
30 क्वेश्चन है, तो सर हमें 15 क्वेश्चन आज कंप्लीट करना है, 15 क्वेश्चन कल कंप्लीट करना है। लाइकवाइज आप लोग उसको ब्रेक करके उसको स्टडी प्लान बनाएंगे कि आपको डे वाइज इसी तरह से आप जो जो सब्जेक्ट, और एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि एक दिन में 5-5, 6-6 सब्जेक्ट पढ़ने की हैबिट रखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक दिन में 2 या मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट से ज्यादा आप लोग ना लें, क्योंकि अगर आप लोग 2 या 3 सब्जेक्ट से ज्यादा सब्जेक्ट लेते हैं, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं हम लोग अगर इफेक्टिव स्टडी की बात करते हैं तो वो होती है हमारी लगभग 10 to 12 आवर्स। तो 10 to 12 आवर्स में देखिए एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स होने ही चाहिए। अगर आप 4 या 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे, मैं नहीं मानता कि 2 घंटे के अंदर आप किसी भी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो प्लीज आप लोगों का टाइम इस तरह शेड्यूल कीजिए कि आप लोग किसी भी सब्जेक्ट को एटलीस्ट 4 आवर्स या मैं कहूं कि 3.5 से 4 घंटे आप लोग कम से कम एक सब्जेक्ट को जरूर दें। और जो भी आप प्लान बनाए वो एटलीस्ट ऐसा प्लान होना चाहिए कि आप लोग डेफिनेटली अचीव कर सके, क्योंकि हो सकता है कि किसी दिन आप लोगों ने प्लान बना रहे हैं, आपको पता है कि आपकी कैपेसिटी 12 आवर्स पढ़ने की है, तो प्लान बनाइए आप लोग 10:30 से 11 घंटे का, क्योंकि इफेक्टिवली आप वही कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आप लोगों को एक तो आइडिया रहेगा कि सर हमारा अगर इस प्लान को भी एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे नेक्स्ट 30 डेज में जाके हमारा ये वाला रिवीजन कंप्लीट होगा। तो इस तरह से आप लोग प्लान बनाएं। मैं इसी तरह करता था कि मेरा डे वाइज प्लान होता था कि जैसे मैंने आज ये सब्जेक्ट उठाना है, मेरे को अकाउंट्स में ये वाले चैप्टर्स करने हैं, मेरे को कॉस्टिंग में ये वाले चैप्टर करना है, मेरे को लो पढ़ना है तो लो में ये चैप्टर्स करना है। फिर उसके बाद में मैं साइड में एक रिमार्क वाला कॉलम करता था, और उस रिमार्क वाले कॉलम में क्या है कि अगर वो टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया तो मैं उस पर टिक मार्क कर देता था। बिलीव कीजिएगा, जब आप रात को जब सोएंगे और वो आपका टॉपिक कंप्लीट होगा तो आपको बहुत शानदार वाली नींद आने वाली है, बहुत अच्छे से। तो आप लोग इस तरह जरूर फॉलो करें, डे वाइज, वीक वाइज प्लस मंथ वाइज, कि आपको मंथ में क्या अचीव करना है। देन अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को 7 डेज की जगह 6 डेज में डिवाइड करना है। रीजन भी क्योंकि जो 7th डे है उसको मैं लूंगा रिवीजन डे, जो कि होगा आप लोगों का लास्ट 6 डेज में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है उसको आप लोगों को रिवाइज करना है। उस रिवीजन के लिए हम लोग 7th डे लेंगे, और एक प्रकार से वो रिवीजन डे लाइक है हमारे लिए थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 6 डेज तक जब हम रेगुलरली पढ़ते रहेंगे और जब 7th डे पे जो हम पढ़ेंगे उसको हम रिवाइज कर रहे होंगे, तो आप भी जानते हैं कि रिवाइज करने में उसमें इतना पेन नहीं होता है जितना कि हम लोगों को फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं सभी लोग जानता हूं, इनफैक्ट कुछ एक परसेंटेज स्टूडेंट्स को छोड़ के सभी लोग केवल इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पढ़ना पड़ता है, कोई इसलिए नहीं पढ़ता कि पढ़ने की इच्छा है। तो मैं भी जानता हूं आप लोगों को ब्रेक चाहिए तो वो ब्रेक डेफिनेटली ले, 7th डे आप लोग रेस्ट डे लें। देन आप लोगों का एक कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा होगा जो कि आपको या तो कम आता है, या आप लोगों को टफ लगता है, या आपको बोरिंग लगता है। जैसे मुझे अगर मैं मेरी पर्सनली बात करूं तो मेरा प्रैक्टिकल काफी स्ट्रांग था, लेकिन थ्योरी पार्ट मेरा काफी वीक हुआ करता था। तो थ्योरी पार्ट में मैं क्या फॉलो करता था, जैसे कि सपोज आज मेरा इन्फोटेक जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है सब्जेक्ट, वो मेरा था, वो मुझे काफी बोरिंग लगता था इनफैक्ट। तो मैंने उसको, हालांकि मेरे को ये चीज बहुत टफ भी होती थी मेरे साथ मैनेज करना, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, आपको उस सब्जेक्ट को, जो भी सब्जेक्ट आपका, चाहे आप सीए के स्टूडेंट्स हैं, चाहे सीएस के, चाहे सीएमए के, कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट जरूर होगा आपको जो कि आप लोगों को बोरिंग या टफ लगता है, तो उस सब्जेक्ट को आप डेली बेसिस पर जरूर लें। डेली बेसिस पर कहने का मतलब कि जिसे देख के आपको लगता है कि अरे सर अगर हमने 7 दिन इसको पढ़ लिया और अगर 8वें दिन हमने इसकी जगह दूसरा सब्जेक्ट ले लिया तो हम लोग 3 दिन बाद वो जो 7 दिन में पढ़ा वो भी हम लोग भूल जाएंगे। तो इस तरह का आप प्लान जरूर लें, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट को आप लोगों को छोड़ना नहीं है, टिल दी एग्जाम तक आप लोगों को उस पेपर को आपके साथ कैरी ऑन करना है, ताकि वो पेपर आपके साथ रूटीन में रहे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा फॉर्मूला 3:2:1। सर ये 3:2:1 ये क्या फॉर्मूला है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, 3:2:1 का फॉर्मूला मेरा ये है कि अगर आपको किसी भी टॉपिक को करने में अगर आपको लेट से 30 डेज लग रहे हैं, सॉरी किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपको करने में 30 डेज लग रहे हैं, तो उसका नेक्स्ट रिवीजन जो होगा वो आपको 20 डेज में कंप्लीट करना है। देन उसका जो नेक्स्ट रिवीजन होगा, थर्ड रिवीजन, वो आपको 10 डेज में करना है। एटलीस्ट अगर आपको अच्छा स्कोर करना है या ऑल ओवर इंडिया में रैंक हासिल करनी है, तो मैं आपको बता दूं आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट को 3 बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं बता दूं आपको, अगर आपने 3 बार रिवाइज किया किसी सब्जेक्ट को, डेफिनेटली यू विल गेट हैंडसम स्कोर। डेफिनेटली आप लोगों का स्कोर बहुत शानदार रहने वाला है। और आप लोगों को इसी तरह फॉलो करना है कि अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट को
30 डेज में किया है तो देन 20 डेज एंड देन 10 डेज, मतलब कि 3:2:1। मतलब कहने का मतलब अगर किसी सब्जेक्ट को आपको 15 दिन लगे हैं पहली बार करने में, तो दूसरी बार में 10 दिन, तीसरी बार में 5 दिन एंड सो ऑन। इस तरह से आप लोगों को वो फॉलो करना है। नेक्स्ट, आप लोगों की प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है। जैसे कि अगर आप लोगों का मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करता हूं तो अकाउंट्स, कोस्टिंग, एफएम, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, एंड अगर आप लोग को और भी जैसे अगर सीएमए के बच्चे हैं तो ऑपरेशनल मैनेजमेंट में भी कुछ पार्ट है जो कि आपका प्रैक्टिकल है। तो ऐसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, हम लोग कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। मतलब क्या, जैसे कि हमारे पास जैसे अगर हमने कहीं से क्लासेस लिए हैं उनके सॉल्यूशंस हमारे पास कॉपी में होते हैं, या मैं कोई ऐसी बुक रेफर कर रहा हूं उसके बुक के अंदर सॉल्यूशन गिवन है, मॉड्यूल का क्वेश्चन कर रहा हूं, मॉड्यूल के क्वेश्चन का सॉल्यूशन मॉड्यूल में गिवन होता है, तो मैं क्या करता हूं, हम लोग मैचिंग कॉन्सेप्ट लगाते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट कैसे, हमने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया, चेक किया, ये आ गया ओके डन, ये आ गया डन। इस तरह से हम लोग को सॉल्व करते हैं प्रैक्टिकल को। तो मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकल को कभी भी इस तरह सॉल्व मत कीजिएगा अगर आप लोगों को अच्छा स्कोर करना है तो। क्योंकि रीजन भी, पहली चीज आपके एग्जाम में कभी भी स्पीड नहीं आएगी। दूसरी चीज, आप लोगों को स्टेप वाइज जब आप सॉल्व करने बैठेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत टफ हो जाएगा जब आप एग्जाम सेंटर पर लिख रहे होंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, कभी भी सॉल्यूशन नहीं देखना है। आप लोग इस किसी भी क्वेश्चन को जब करें तो उसको एक एज ए चैलेंज लें, क्योंकि एज ए चैलेंज आप लोग अगर लेते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए क्या होगा कि सर मैं चाहे 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा दूंगा इस क्वेश्चन में, लेकिन वो क्वेश्चन मैं खुद से ही करूंगा बिना सॉल्यूशन देखे। क्योंकि जब आपका माइंड आप लोग अप्लाई करेंगे तो आप मान के चलिए जो काम आपका 3 या 4 रिवीजन में होगा वो काम आपका पहला या दूसरे डिवीजन में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को जब भी आप करें तो बाय हैंड ही करें, लिख के करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे करना है। आप लोग चाहें तो केवल जो उसके इंपॉर्टेंट स्टेप्स वगैरह हैं तो इंपॉर्टेंट स्टेप्स आप लोग उसको सॉल्व करने में यूज करें। ये चीज आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में जरूर ध्यान रखनी है। देन बात करते हैं हमारे थियरी सब्जेक्ट्स को लेकर के। तो थियरी सब्जेक्ट्स के अंदर, क्योंकि देखिए वन डे बिफोर एग्जाम, जैसे अगर आप सीएमए के स्टूडेंट्स हैं तो आपके एग्जाम के एक दिन पहले गैप नहीं आता है, एंड सीएस के भी शायद यही, सीएस के एग्जाम में भी यही चीज है। सीए वालों के साथ उनके गैप भी आता है, तो बच्चे बोलते हैं सर गैप आता होगा लेकिन हमारा कोर्स इतना बड़ा है, उनको ऐसा लगता है, और मे बी हो भी। तो अब चीज क्या है कि आप लोगों को हर एक थियरी सब्जेक्ट्स के समरी नोट्स बनाने हैं। समरी नोट्स कैसे बनाने हैं सर? समरी नोट्स मतलब क्या, हमारे कॉपीज वगैरह में लिखने लगे? देखिए, अगर आप लोगों के पास समय है तो कॉपीज में लिखे, अगर आपके पास समय नहीं है तो जो भी आप लोग बुक या नोट्स रेफर कर रहे हैं उसके साइड में जो जगह होती है उस साइड में उसका की पॉइंट्स या वो आप लोग जरूर मेंशन करें, सो दैट जब भी आप लोग उसको एग्जाम के एक दिन पहले जब उसको रिवाइज करने बैठेंगे तो आप लोगों के लिए वो पैराग्राफ का साइड में अगर आपने कुछ लिखा होगा तो आप लोगों को साइड में लिखे हुए को पढ़ने से ही समझ क्लिक कर जाएगा कि इस पैराग्राफ में क्या लिखा है, तो आपको वो इतना पैराग्राफ को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन अब पॉइंट अराइज हो रहा है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में कुछ एक क्वेश्चन सर ऐसे होते हैं, ठीक है, हम लोग कहते हैं सर हम लोगों ने कंसेप्चुअल स्टडी करनी है, कंसेप्चुअल स्टडी करनी है, सब कुछ कंसेप्चुअल करना है। लेकिन मैं आपको बताऊं, कुछ एक क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे होते हैं, जरूर होते हैं, जिनको देख के हमको लगता है कि सर ये वाले एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गए तो हमारे उड़ गए तोते का सीधा प्रसारण एग्जाम हॉल से हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना है, तो मैं आपको बता दूं, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के आपको सेलेक्ट करने हैं जब भी आप लोग अपने एग्जाम को सॉल्व कर रहे हैं, पेपर सॉल्व कर रहे हैं आपके घर में पढ़ते टाइम, तो आप लोगों को उस क्वेश्चन के साइड में आप लोगों को लिख लेना है आर। जो मैं यूज किया करता था, मैं बेसिकली उसमें आर लिख देता था, आर मतलब कि रिवाइज। तो उस क्वेश्चन को आर लिखने का मतलब क्या हो गया कि मुझे जब भी मैं एग्जाम दूंगा उसके एग्जाम के एक दिन पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मुझे देखना ही पड़ेगा। क्योंकि बेसिकली कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हम जब तक उनका सॉल्यूशन नहीं देख के जाएंगे तब तक हम उसको एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस की लिस्ट बनाएं, आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा कोशिश हो सके ऐसे क्वेश्चंस की लिस्ट बना लें, और फिर एग्जाम के वन डे बिफोर सीधा आप लोग आपकी लिस्ट जो खोले कि ये क्वेश्चन नंबर, ये पेज नंबर, उसके ऊपर डायरेक्टली पहुंच जाएं। इस तरह से आप लोग अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को जरूर वन डे बिफोर वाले एग्जाम में जरूर डाल दें। फिर देन अब आपके पॉइंट आता है एग्जाम्स को लेकर के। जैसे कि आपका अगर टैक्सेशन का पॉइंट डिस्कस करता हूं मैं, जैसे कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरे बताने की जरूरत नहीं है कि अमेंडमेंट्स वाला पोर्शन आपके टैक्सेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोगों का अमेंडमेंट्स वाला पोर्शन बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल आपको एज इट इज वो वर्ड टू वर्ड आपको आना चाहिए कि हाँ भैया ये इसके अमेंडमेंट्स ये हैं और इसकी क्लैरिटी ये है। तो आप लोगों को अमेंडमेंट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर होने चाहिए।
अब पॉइंट है कि एग्जाम में प्रेजेंटेशन, वैसे मैं आप लोगों के एग्जाम्स के टाइम पर डेफिनेटली इसके ऊपर भी वीडियो जरूर लाऊंगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं बता दूं कि एग्जाम में प्रेजेंटेशन बताने की जरूरत नहीं है। वैसे इनफैक्ट आप सभी लोग इससे अवेयर भी हैं कि आप लोगों को एग्जाम्स के अंदर किस तरह प्रेजेंट करना है। जो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आते हैं उनको पहले अपीयर करना है, जो जिसमें आप लोगों को लगता है, क्योंकि देखिए आप भी जानते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो अकॉर्डिंगली आप लोग उसके ऊपर प्रेजेंटेशन के ऊपर बेहद अच्छे से ध्यान रखेंगे एग्जाम में। एंड उसके साथ साथ आप लोग बहुत अच्छे से फोकस करते हुए स्पीड का भी जरूर ध्यान रखिएगा जब भी एग्जाम में आप लिख रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को फॉलो करनी है। आप लोगों को अगर इस आप लोगों का स्टडी प्लान मैं आपको वापस बता देता हूं, डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज आप लोगों का स्टडी प्लान होना चाहिए। उसको स्टडी प्लान ऐसा होना चाहिए जो कि आपका रियल में आप लोग अचीव कर सकते हैं। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। कई बच्चे पूछते हैं सर मेरे को रैंक लाने के लिए क्या 14 घंटे या 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा? तो मैं आपको बता दूं, मेरा उनका आंसर हमेशा ये रहता है, जितना भी पढ़ो कंटिन्यूटी जरूरी है। कंटिन्यूटी का मतलब सर 14 घंटे या 18 घंटे, देखिए मैं आपको बता दूं 14 आवर्स या 18 आवर्स एक दिन पढ़ना, 5 दिन पढ़ना इजी रहता है, लेकिन एक समय के बाद अगर मैं बात करता हूं आपका 5 या 6 दिन बाद आप लोगों के लिए 14 आवर्स पढ़ना बहुत टफ होगा और आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे, एक्सेप्ट कुछ एक लोगों के। मैं एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैं नॉर्मल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो कि मेरे जैसे हैं उनके लिए, तो आप लोग प्लान ये बनाइए कि आप लोगों का प्लान होना चाहिए 10 to 12 आवर्स के बीच। इससे ऊपर आप लोग प्लान बनाते हैं तो आप मान के चलिए किसी ना किसी दिन अगर आपका एक भी दिन ब्रेक लग गया उसमें 12 आवर्स से ज्यादा के में, तो आप लोगों का एवरेज वापस अगेन वहीं पड़ जाना है। तो आप लोगों को उस चीज का विशेष ध्यान रखना है। तो आप लोग प्लान इस तरह बनाएं। अगर प्लानिंग करते समय आपको कहीं पे भी किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे शो हो रहे हैं, इस पर आप लोग शेयर कर सकते हैं। आप लोग अपना प्लान भी मुझे शेयर कर सकते हैं सो दैट मैं वेरीफाई करूं कि आपने जो प्लान बनाया, क्योंकि मेरे पास काफी स्टूडेंट्स को कॉल आए, मैंने उनको यही चीज गाइडेंस मैं ऑलरेडी उनको दे चुका हूं और वो लोग इसको फॉलो भी कर रहे हैं और लगभग 20 स्टूडेंट्स के अराउंड के मेरे पास इस तरह के टाइम टेबल आ चुके हैं। जो भी करेक्शंस की रिक्वायरमेंट थी मैंने उनको करेक्ट किया है और आई होप कि उनका डेफिनेटली रिजल्ट काफी अच्छा रहेगा। कभी भी आप लोगों को लो फील हो तो आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं डेफिनेटली, आप चाहे मेरे स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, आप लोगों के साथ में ऑलवेज हूं। तो आप लोग बस लगे रहिएगा। अगर मेरे चैनल या मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर आप लोगों के दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन स्टे कनेक्टेड, फिर मिलेंगे वापस। ओके, बाय बाय।